गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो पिछले लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था उससे आगे आज कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का यहाँ पे वो रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स, ये टॉपिक यहाँ से हम लोग करेंगे फर्दर। तो इसके अंदर क्या है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट में, इसमें ना एक एग्जांपल दिया गया आपको जिम्बाब्वे का। इसमें आप देखेंगे कि मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है जिम्बाब्वे का। यहाँ आप देखेंगे कि जिम्बाब्वे अचीव इंडिपेंडेंस विद माइनॉरिटी इन 1980। 1980 में यहाँ इंडिपेंडेंस हासिल कर लिया गया था। वहाँ एक पार्टी हुआ करती थी ज़ैनू पीएफ, जो मैंने हेडलाइन कर अंडरलाइन कर रखा है, वो आप उस पर आप फोकस करेंगे। ज़ानू पीएफ के नाम से वहाँ एक पार्टी हुआ करती थी और वहाँ के जो लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, ये वहाँ हमेशा इलेक्शन जीतते थे गलत प्रैक्टिसेस करके। वहाँ जो है अनफेयर प्रैक्टिसेस करके, यहाँ आप देखेंगे अनफेयर प्रैक्टिसेस कर करके वहाँ ये बार बार जीतते थे। वहाँ अपोजिशन पार्टी जो हुआ करती थी, एक रूलिंग पार्टी होती है और एक अपोजिशन पार्टी होती है किसी भी गवर्नमेंट में। जैसे इंडिया के अंदर अभी बीजेपी रूलिंग पार्टी है और कांग्रेस अपोजिशन पार्टी है, तो वैसे ही वहाँ अपोजिशन पार्टी हुआ करती थी। तो वहाँ अपोजिशन पार्टी के वर्कर्स को हरास किया जाता था, वहाँ के पब्लिक प्रोटेस्ट को, डिमॉन्स्ट्रेशन वगैरह जो भी वहाँ पब्लिक परेशान होती थी तो धरना वगैरह करते थे, तो उन सारे डिमॉन्स्ट्रेशन को इलीगल कर दिया गया। वहाँ के जो लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, उन्होंने इसको इलीगल कर दिया। तो इस तरीके से वहाँ इस पब्लिक को कोई भी राइट नहीं रह गया कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सके। यहाँ जब आप आगे फर्दर देखेंगे, television and radio are controlled by the government and given the ruling party version। यहाँ तक के डेमोक्रेसी में वहाँ रेडियो टीवी वगैरह सारी चीज़ों को तो मैं ये बता रहा था कि अपोजिशन पार्टी थी वहाँ एक, लेकिन अपोजिशन पार्टी का कोई माने नहीं रह गया। अपोजिशन पार्टी मैंने बताया आपको वो पार्टी होती है जो रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज करती है। जैसे इंडिया के अंदर बीजेपी रूलिंग पार्टी है और कांग्रेस जो है अपोजिशन पार्टी, वो उसको क्रिटिसाइज करती है, कोई भी पॉलिसी लाती है। तो ये डेमोक्रेसी का एक बेसिक फीचर है कि जिसमें एक अपोजिशन पार्टी क्रिटिसाइज करती है रूलिंग पार्टी के वर्क्स को, और ये बेटरमेंट के लिए अच्छा भी है पब्लिक के लिए। एक अपोजिशन पार्टी होनी चाहिए क्रिटिसाइज करने के लिए। लेकिन जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे के खिलाफ बोलने वाला कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि टेलीविजन रेडियो ये सारी चीजें कंट्रोल कर ली गई थी, जैसा कि मैंने अंडरलाइन करके आपको दिखाया भी है वहाँ। ठीक है, फर्दर जब आप इसमें आगे देखेंगे, इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर गवर्नमेंट हरासेस है ना। यहाँ जो है गवर्नमेंट बिल्कुल है इनको हरास करती थी बहुत ज्यादा ही। जो है न्यूज़पेपर पे आप कुछ नहीं लिख सकते, कोई आर्टिकल पे कुछ नहीं लिख सकते, ना आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ये सारी चीजें डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल के खिलाफ है ना। डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इससे ये पता चलता है कि पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, यानी कि कोई अगर पॉपुलर गवर्नमेंट है तो वो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकती है, क्योंकि पॉपुलर लीडर कैन बी ऑटोक्रेटिक, वो खुद को तानाशाह भी बता सकता है। जैसे इंडिया के अंदर भी बहुत दफा ऐसा हुआ है, कई दफा ऐसा सर्कमस्टांस आया है जहां ऐसा लगता है कि यहाँ डेमोक्रेसी है ही नहीं। जैसा कि रिसेंट पास्ट में आप लोगों को भी पता होगा, एनआरसी सीएए को लेके कितना प्रोटेस्ट हुआ और गवर्नमेंट ने इन सारे प्रोटेस्ट को अनडेमोक्रेटिक बताया, जबकि हमारा बेसिक फंडामेंटल एक तरीके से राइट है हमारा डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करने का, और हमको वो नहीं करने दिया जा रहा था। तो ठीक इसी तरीके से तकरीबन कंडीशन थी 1980 में। ज़ानू पीएफ पार्टी जो है वहाँ पे, और जो रॉबर्ट मुगाबे के द्वारा लीड किया जाता था, उन्होंने ऐसा कर रखा था। लेकिन इंडिया में ये फर्दर प्रॉब्लम कुछ साल पहले हुई, साल भर पहले की बात है ये। हुआ उसके बाद जो है बहुत सारा क्रिटिसाइज भी हुआ। इसमें जो है पॉलिटिकल पार्टीज, अगर अदर जो अपोजिशन की पार्टीज है, उन्होंने बहुत सारा क्रिटिसाइज किया। उसकी वजह से गवर्नमेंट को बैकफुट पे भी आना पड़ा। आप लोगों को खुद पता होगा, इस तरीके से ये कोई छुपा हुआ वाक्य है नहीं। न्यूज़पेपर मीडिया तमाम जगह ये सारी चीज़ें पब्लिश थी, और लोगों ने देखा भी कि किस तरीके से डेमोक्रेसी में राइट्स को दबाया जाता है। और फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी जो है इंटरप्रिटेशन हुआ। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदली। खैर ये बात की बात है, लेकिन जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से जिम्बाब्वे में गवर्नमेंट थी, बट ये गवर्नमेंट जो है एक तरीके से पब्लिक के राइट्स को प्रिजर्व नहीं कर रही थी। ठीक है, ये बस एक तरीके की तानाशाही थी। इसमें आप फर्दर जब देखेंगे, दिस रिक्वायर्स दैट स्टेट शुड रेस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन। यहाँ क्या है कि
जो गवर्नमेंट होती है, रूलिंग पार्टी होती है डेमोक्रेसी के अंदर, उनका एक राइट होता है कि वो सिटीजन का बेसिक राइट जो है प्रिजर्व करें। दे शुड बी फ्री ऑफ थिंग टू हैव ओपिनियंस ऑन एक्सप्रेस इन दिस पब्लिक। उनके पास जो है एक्सप्रेशन का जो है बिल्कुल ये होना चाहिए, क्या कहते हैं, आज़ादी होनी चाहिए, है ना, कि वो अपनी बातों को पब्लिक में रख सकें, गवर्नमेंट के बारे में क्रिटिसाइज कर सकें। इनका बेसिक राइट होता है कि वो उन चीज़ों को क्रिटिसाइज कर सकें। अब सपोज दैट अगर कोई बिल आता है, फॉर एग्जांपल, आप लोग इस चीज़ों को समझे, कोई एक बिल आता है और वो बिल पब्लिक को अच्छा नहीं लगता, गवर्नमेंट उसको पास कर देती है। अब तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक उस चीज़ के बारे में क्रिटिसाइज करेगी, क्योंकि पब्लिक ने आपको चुन के भेजा है। डेमोक्रेसी में हमने पहले भी पढ़ रखा है कि रूलर जो होते हैं वो पब्लिक के द्वारा सेलेक्ट करके भेजे जाते हैं, ठीक है। रूलर्स जो होते हैं वो पब्लिक के द्वारा सेलेक्ट करके भेजे जाते हैं। तो इसमें पब्लिक के राइट को कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि उनके वजह से ही आप उस पोजीशन पे हैं और पब्लिक के लिए ही चलाने के लिए आप वहाँ बैठे हैं। तो फिर पब्लिक के हिसाब से ही कानून बनना चाहिए, पब्लिक के कंफर्ट से हिसाब से ही गवर्नमेंट चलनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। तो इंडिया के अंदर भी कई दफा देखा गया, और यही चीज यहाँ पे पॉइंट दिखाया गया है कि देयर शुड बी रिस्पेक्ट ऑफ सम बेसिक राइट ऑफ द सिटीजन, है ना। जो राइट है सिटीजन का, बेसिक राइट, उसका जो है रिस्पेक्ट होना चाहिए। एंड फॉर टू बी फ्री टू थिंक, हैविंग ओपिनियन, राइट टू एक्सप्रेस हमारा फंडामेंटल राइट में भी आता है। फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी हमारा एक्सप्रेशन का हमारा फंडामेंटल राइट है, हम बोल सकते हैं। हम अभी जो है हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो अब व्यक्ति की आज़ादी क्या है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी बोलिएगा, गाली गलौज कीजिएगा या गवर्नमेंट को गाली दीजिएगा जाके, ये नहीं। टू बी इन अ लिमिट जो है आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की सारी बातें यहाँ पे जिम्बाब्वे के अंदर आई। और उसके बाद जो बेसिक फीचर में था कि किस तरीके से सिटीजन का राइट है वो प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने देखी, ठीक है, आप लोगों ने भी देखी। इसके बाद जब हम लोग फर्दर आगे देखते हैं तो ये देखिए, यहाँ पे जो एक फोटो है इसके अंदर दिखा रखा है कि एक टैंक है, टैंक के बीच पे देखिए लिखा हुआ याहू, एक पे लिखा हुआ गूगल, एक पे लिखा हुआ सिस्को। तो ये दिखा, ऊपर में लिखा है डू नो एविल, यानी कि कोई बुराई मतलब कोई ऐसा मत काम मत करो। लेकिन ये क्या है कि वार वगैरह भी यहाँ दिखा रहा है। देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही लड़ा जा रहा है, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे भी अलग अलग तरीके की बातें चल रही हैं और वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग अफेक्ट हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है। अब यहाँ पे क्या है, जुडिशियरी whose orders are obeyed by everyone। जुडिशियरी क्या है, जुडिशियरी देखिए, एक तो हमारे यहाँ जुडिशियरी सिस्टम जो है काफ़ी मजबूत है। जुडिशियरी क्या है, जुडिशियरी मतलब जहाँ लोगों को इंसाफ मिलता है। जैसे कि अलग अलग लेवल्स पे जुडिशियरी की अलग अलग लेवल्स है। जैसे कि हमारे शहर के अंदर, अब सपोज दैट आप दरभंगा में हैं, तो दरभंगा के अंदर जुडिशियरी का क्या सिस्टम है, हमारे यहाँ सिविल कोर्ट है ना? उससे ऊपर अगर आप जाइएगा, सिविल कोर्ट है, फिर उसके ऊपर जाइएगा तो हाई कोर्ट है जो कि पटना में है, फिर जो है सुप्रीम कोर्ट है। यानी कि अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग जुडिशियरी का सिस्टम है। वहाँ आपको जहाँ भी आपको सीव करना है, यानी कि इंसाफ लेना है, आप वहाँ जाके अपने जो है केसेस को फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो जुडिशियरी का सिस्टम जो है डेमोक्रेसी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जुडिशियरी यहाँ पे लिखा कि वो जुडिशियरी हुज ऑर्डर्स आर टू बी ओबेड बाय द एवरीवन, यानी कि जुडिशियरी अगर कोई ऑर्डर देती है, ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई कोर्ट ऑर्डर दे देता है सुप्रीम कोर्ट की, हाँ अरे भाई ये इंसान इस केस में गिल्टी है और इसको 10 साल की सजा दे दी जाती है, तो कोई ये तो नहीं कहता कि नहीं हम 2 साल ही सजा काटेंगे, हम 8 साल नहीं काटेंगे। तो नहीं, जुडिशियरी जो करती है ये फुल एंड फुल जो है एक तरीके से ऑर्डर होता है, फुल एंड फाइनल, ठीक है। और ये बाइंडिंग होता है, क्या होता है, बाइंडिंग, यानी कि उस पर लागू होता है। ये बाइंडिंग होता है ऑर्डर, कि वो उस चीज़ के ऑर्डर को माने। अगर नहीं मानता है तो ये फिर असंवैधानिक हो जाएगा और फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद इसमें जो है समरी समरी में, डेफिनेशन के समरी में है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये मैंने फर्स्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ के रूलर्स जो है इलेक्ट होते हैं पीपल्स के जरिए। एकदम सिंपल सा मीनिंग है, अपने माइंड को एकदम बिल्कुल सेट कर ले। डेमोक्रेसी का जहाँ भी वर्ड देखें तो बिल्कुल यही डेफिनेशन अपने दिमाग में रखिए कि डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पब्लिक जो है रूलर्स को इलेक्ट करती है, ठीक है।
अब सवाल ये भी उठता है कि डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पीपल इलेक्ट करती है रूलर्स को। तो फिर कुछ लोगों का कहना ये भी होता है कि डेमोक्रेसी में बहुत सारे लूप होल्स हैं, ये नहीं होना चाहिए, तानाशाही ही अच्छा सिस्टम है, राजा रजवाड़े का जो सिस्टम पहले चला आ रहा था बादशाह का वही सिस्टम अच्छा है। फिर कुछ लोगों का ये भी कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं भाई, डेमोक्रेसी में सबको राइट है, सबको इक्वलिटी का राइट है, यहाँ जो है बहुत सारी चीज़ें जो है लोगों की सुनी जाती है, डेमोक्रेसी में बहुत फायदा है। तो दोनों तरीके के दोनों विचारधारा के लोग हैं, ठीक है, दोनों माइंडसेट के लोग हैं, एक पॉजिटिव भी एक नेगेटिव भी। तो हम लोग ये देखेंगे कि इनका इसका बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है डेमोक्रेसी का, और डिसएडवांटेज क्या है। हम लोग दोनों पॉइंट्स को देखेंगे आज कि डेमोक्रेसी को अब तक हम लोगों ने समझ लिया कि डेमोक्रेसी है क्या, वर्ल्ड में किस तरीके से डेमोक्रेसी काम कर रही है, किन किन जगहों पर डेमोक्रेसी अगर है प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसा कि पाकिस्तान में हम लोगों ने देखा कि मिलिट्री कॉप हुआ, परवेज मुशर्रफ जो है गद्दी पे आए, और कहने को तो वो एक डेमोक्रेसी था, बट इन रियल सेंस डेमोक्रेसी वो नहीं थी। फिर हम लोगों ने चाइना में देखा, चाइना के अंदर भी जो है एक कम्युनिस्ट पार्टी है, वही बार बार वहाँ इलेक्ट होकर आ रही है। तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग एग्जाम्पल्स को लेके हम लोगों ने समझा कि वाकई ये डेमोक्रेसी है क्या, ठीक है। और फिर इंडिया का भी एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा कि इंडिया में किस तरीके से डेमोक्रेसी है और कैसा फंक्शन हो रहा है डेमोक्रेसी का यहाँ। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और इसमें डेमोक्रेसी के गवर्नमेंट का कुछ फीचर है यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट फीचर्स को देखिए क्या है। रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल टू टेक द मेजर डिसीजन। क्या होता है कि रूलर्स को इलेक्ट किया जाता है और वही मेजर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। जो भी बड़ा डिसीजन होता है वो रूलर्स लेता है। इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड अ फेयर अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल्स चेंज द करेंट रूलर। अब यहाँ ये वाला पॉइंट देखिएगा, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ क्या है कि अगर सपोज दैट कोई एक ऐसा रूलर इलेक्ट हो गया जो पीपल के लिए बेनिफिशियल है ही नहीं, ठीक है, वो कोई अच्छा काम कर ही नहीं रहा, तो इलेक्शन आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है हर 5 साल में कि आप उस अनफेयर रूलर को उस पोस्ट से हटा के एक अच्छे लोग को, अच्छे कैंडिडेट को आप उस पोस्ट पे बैठाएं। क्योंकि अगर इलेक्शन नहीं होता तो एक ही आदमी उस पोस्ट पे बैठा होता और पब्लिक परेशान हो जाती। तो पब्लिक के पास यहाँ पे फेयर चॉइस करने का अपॉर्चुनिटी होता है हर 5 साल में, है ना। लोग बोलते हैं ना, अच्छा अगला इलेक्शन आता है फिर बताते हैं। तो ये उनके पास चॉइस होता है कि अगले इलेक्शन में वो करंट रूलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या है, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन द इक्वल बेसिस। अब सबको बराबरी के हक पे ही ये जो है अवेलेबल है, राइट, ठीक है। किसी को ये नहीं है कि असमानता है, यहाँ सबको बराबर का हक है, अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, चॉइस का, कि सबके पास अपना अपना राइट है, किसी को भी चुन सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो देखेंगे हम लोग, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन राइट। लेकिन ये जो चॉइस भी है वो एक रिस्ट्रिक्शन के अंदर है। वो रिस्ट्रिक्शन क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्ट्रिक्शन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जितना दायरा बांध रखा है, एक लिमिट दे रखा उसके अंदर ही, और जो सिटीजन का राइट है उन दोनों के दरमियान ही हम लोग जो है अपने बेसिक राइट को एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट हम लोगों ने देखा। अब सवाल उठता है कि डेमोक्रेसी क्यों है। अब हम लोग डेमोक्रेसी का फीचर डिस्कस कर लिए, सारी चीज़ देख लिए, बट डेमोक्रेसी क्यों, सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि डेमोक्रेसी ही क्यों, ठीक है। तो उसमें जब हम लोग आगे फर्दर देखेंगे उसमें पॉइंट्स आएगा। यहाँ पे ना एक एक्टिविटी टाइप का डिस्कशन है, वो चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इसमें क्योंकि टाइम कम होता है तो मैं उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और जो कवर्ड होते हैं वो हम लोग करवाते हैं। तो उसमें क्या है कि आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी भी है और आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी भी है। सबसे पहले हम लोग आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी देखेंगे, यानी कि डेमोक्रेसी के खिलाफ। बहुत सारे लोगों का कहना ये भी होता है, हमने आपको पहले ही बताया कि दो माइंडसेट है लोगों का। एक बोलते हैं कि डेमोक्रेसी होना चाहिए और दूसरे बोलते हैं डेमोक्रेसी ना हो, ठीक है। तो ये दो माइंडसेट है। तो हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं यही दो माइंडसेट के बारे में कि आखिर उसका एडवांटेज क्या है और उसका डिसएडवांटेज क्या है। तो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी है यहाँ पे, यानी कि डेमोक्रेसी नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ जहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है उसके लिए, उसमें क्या है कि क्यों नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी, अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यहाँ नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी। क्यों नहीं होना चाहिए भैया, यहाँ पे पॉइंट अलग अलग दिया हुआ है।
तो उसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू द इंस्टेबिलिटी। यहाँ क्या होता है कि हर 5 साल में इलेक्शन होता है, डेमोक्रेसी के अंदर हर 5 साल में इलेक्शन होगा, और उसकी वजह से क्या होता है कि लीडर्स बदलते रहते हैं। पता चला 5 साल कोई और लीडर था, अगले 5 साल कोई और लीडर है, अगले 5 साल कोई और लीडर है। उसकी वजह से क्या होता है, एक स्टेबिलिटी नहीं आती है गवर्नमेंट में, और काम जो होता है वो सही तरीके से नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एक आपके मोहल्ले के घर के बाहर जो है, मोहल्ले में घर के बाहर एक रोड बनना था। अब जो है, अब कोई नेता चुन के आया, अब वहाँ जब तक उसका टाइम पूरा होता होता तब तक उसका जो है टेंडर निकला। फिर अगला नेता आया, जब तक चुन के, अब उसके टाइम में आधा काम हुआ, आधा काम रह गया। फिर अब अगला नेता आएगा, फिर अपने हिसाब से। तो ये क्या है, एक तरीके इंस्टेबिलिटी है, हर लेवल पे इंस्टेबिलिटी आ जाती है, यानी कि एक स्थिरता नहीं रह पाती है। तो ये भी क्या है, एक डिमेरिट है, ठीक है। दूसरा डेमोक्रेटिक क्या है, सॉरी डिमेरिट क्या है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। ये हम लोग भी अच्छे से जानते हैं कि ये पावर का ही गेम होता है, ठीक है। पावर प्ले यहाँ साफ तौर पे लिखा गया है, ये पावर का ही गेम है। पॉलिटिकल कंपटीशन जो होता है यहाँ, अब पॉलिटिकल कंपटीशन में कोई शरीफ आदमी जनरली नहीं मिलता, आपको बहुत रेयर ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है एक पावर प्ले का गेम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है, अलग अलग तरीके का करप्शन होता है, अलग अलग चीज होती है। उसकी वजह से भी यहाँ पे जो है मोरालिटी का कोई स्कोप नहीं रह जाता। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज नो स्कोप मोरालिटी, यानी कि नैतिकता का कोई बात ही नहीं। यानी कि नेता बन गए तो मतलब बेईमानी करना है, जैसा मतलब ये नेता के सर पे लिखा हो कि ये नेता है तो बेईमान है, इस तरीके की मेंटेलिटी नॉर्मली आज के डेट में है, और वाकई ये है भी, प्रैक्टिकल ये चीज है भी। तो इस तरीके से ये भी एक तरीके से जो है इसके डेमोक्रेसी नहीं होना चाहिए, इसके लिए एक वैलिड पॉइंट है। उसके बाद क्या है, so many people have to be consulted in a democracy that it leads to delay। अब क्या होता है, डेमोक्रेसी के अंदर एक चेन बना हुआ है, बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करना होता है, तो उसकी वजह से भी काम जो है काफी देरी से होता है, डिले होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, elected members don't know the best interest of the people, it leads to the bad decision। अब जो नेता आपके यहाँ सेलेक्ट होकर आया है, जो रूलर है, उनको पता ही नहीं है कि बेहतरी किसमें है, आदमी की बेहतरी किसमें है, जो आम जनता है उसकी बेहतरी किसमें है, कौन से काम में, उनको खुद पता नहीं। क्योंकि उनको तो पता है कि बेहतरी सिर्फ पैसा बनाने में है। डेमोक्रेसी के अंदर हर नेता यही चाह रहा है कि हाँ भाई मेरा पॉकेट भर जाना चाहिए, उनको पब्लिक के बेटरमेंट की, इंटरेस्ट की तो कोई बात ही नहीं है, वो सोचते ही नहीं। तो उसकी वजह से क्या होता है, खराब डिसीजन होता है, इट लीड्स टू द बैड डिसीजन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक रोड बनना था, अब उनको पता ही नहीं है, बेटरमेंट उनको करना ही नहीं है, तो वहाँ जहाँ रोड में 50 लाख रुपए खर्च होने थे, वो 10 लाख रुपए में ही रोड को बनवा के खत्म कर देगा, और 40 लाख रुपए पॉकेट में रख लेगा। तो ये भी डेमोक्रेसी का एक बैड पॉइंट है। दूसरा देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। यही पॉइंट है जो मैंने पीछे भी बताया। करप्शन का बहुत बड़ा जो है, डेमोक्रेसी एक तरीके से सोर्स है। डेमोक्रेसी में मतलब कोई नेता बन गया तो मतलब वो उसको करप्शन का लाइसेंस मिल गया एक तरीके से, है ना। अगर आप नेता हैं तो आप करप्शन कर सकते हैं, अगर आप जनरल पब्लिक हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। और एक तरीके से उनको ना एक लाइसेंस मिल जाता है, डेमोक्रेसी एक तरीके से उनको लाइसेंस का काम करता है। जैसे हम लोग बाइक चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, उस तरीके से करप्शन करने के लिए डेमोक्रेसी के अंदर, करप्शन करने के लिए आपका नेता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन के बेस पे होता है, यानी कि इलेक्शन लड़िए और जीत जाइए और फिर करप्शन कीजिए, है ना। तो ये डेमोक्रेसी के खिलाफ जो यहाँ पे पॉइंट दिया गया, ये भी एक वैलिड पॉइंट है, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो हम लोग देखेंगे, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम। ऑर्डिनरी पीपल को नहीं पता है कि उनके लिए सही क्या है, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। अब वो कुछ डिसाइड ही नहीं करते कि उनको करना क्या। अब जो आम आदमी है, नॉर्मल आदमी, उससे पूछोगे अरे भैया आप ना किसको वोट दे रहे हैं, या कोई गरीब आदमी है आप किसको वोट दे रहे हैं, हमको क्या पता, वो ऐसे ही बोलेगा हमको क्या पता, हम तो किसी को भी वोट दे देते हैं, हम मेरे काम को कोई आता नहीं। तो ये सारी चीजें हैं जो डेमोक्रेसी के खिलाफ यहाँ पे जो है मैंने आपको बताई। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स क्लियर हैं आप लोगों के, हाँ, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं यहाँ पे। अब इसमें क्या है, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है। उसमें जो है एक अब नेक्स्ट माइंडसेट जो है वो डेमोक्रेसी के बारे में, आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी यानी कि फेवर में,
कि होना चाहिए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का क्या फायदा है। आप लोगों तक आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है ना? यस सर। तो आप लोग तो आवाज पहुंच रही है ना? पॉइंट्स क्लियर समझ में आ रहा है? आज मैंने स्पीड थोड़ा स्लो भी रखा है, पिछले क्लास में बहुत ज्यादा ही स्पीड पढ़ा दिया था। ठीक है, बाकी अब मैं स्टार्ट करता हूँ। अब मैं बता रहा था कि डेमोक्रेसी का जो है फेवर में जो पॉइंट्स है कि डेमोक्रेसी क्यों होना चाहिए, डेमोक्रेसी नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैंने सारा पॉइंट्स बता दिया आप लोगों को। अब कुछ पॉइंट्स है, अब जहाँ पे कहाँ नुकसान भी है डेमोक्रेसी का, तो कुछ फायदा भी है। तो उसमें सबसे बड़ा फायदे के अंदर जो एक पॉइंट का एग्जाम्पल दिया गया है, चाइना का एग्जाम्पल दिया गया आप लोगों को कि चाइना के अंदर एक फेमाइन आया था, जो कि जैसा कि मैंने हेडलाइन कर रखा, अंडरलाइन कर रखा है यहाँ पे, चाइना फेमाइन ऑफ 1958 टू 1961, 1958 से 61 के बीच ना एक फेमाइन आया था चाइना में, जो कि बहुत बड़ा फेमाइन था। और वहाँ जो करोड़ों लोग जो है मारे गए थे, नियरली 3 करोड़ पीपल्स डाइड इन द फेमाइन, है ना। लेकिन वहाँ क्या था कि वहाँ तो गवर्नमेंट कम्युनिस्ट पार्टी की थी, और ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट मच बेटर देन चाइना। और इंडिया के जो हालात थे 1958-61 के दरमियान, आप लोगों को पता ही है, 47 में आज़ादी मिली, उसके 15 साल 20 साल के तक हम लोगों की हालत बहुत ख़राब थी, इकोनॉमिक कंडीशन हम लोगों की अच्छी नहीं थी। तो यही एग्जाम्पल दिया है कि चाइना के अंदर 1958 से 61 में एक फेमाइन आया जिसमें 3 करोड़ लोग मारे गए। और उसी दरमियान जो है, लगभग उसी टाइम पीरियड में इंडिया के अंदर हमारा इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं था, फिर भी हम लोग जो है इस तरीके के फेमाइन से कभी नहीं रूबरू हुए, है ना। कभी फेस नहीं किया इस तरीके का फेमाइन, और ना इस तरीके की कभी कंडीशन आई। तो ये इकोनॉमिस्ट का सोचना था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। चाइना के अंदर इतना, जबकि इकोनॉमिकली बहुत अच्छा था, हमसे पहले आज़ाद हुआ चीन, लगभग बराबर में ही उनका कंडीशन अच्छा था इकोनॉमिक के लिए, बट उनके वहाँ इतना बड़ा फेमाइन आने का क्या रीजन था। तो इकोनॉमिस्ट का सोचना था कि ये डेमोक्रेसी ही था जो इंडिया को बचा लिया, है ना। उनका सोचना यही था कि ये डेमोक्रेसी की वजह से ही हुआ कि इंडिया के अंदर इस तरीके का फेमाइन नहीं आया। ठीक है, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट जो है डेमोक्रेसी का यहाँ पे शो किया गया है कि डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है और उसका बेनिफिट क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिखा है, इकोनॉमिस्ट थिंक, यानी कि इकोनॉमिस्ट सोचते हैं that this was the result of different government policy। उन लोगों का सोचना ये था, अब जब ये हादसा हुआ फेमाइन का, तो उन लोगों का सोचना था कि आखिर इन दोनों जगह में ऐसा फर्क क्या था जिसकी वजह से एक जगह फेमाइन हुआ इतना बड़ा, 3 करोड़ लोग मरे, और दूसरी जगह इंडिया में कुछ नहीं हुआ। तो जब उन लोगों ने इन चीज़ों का स्टडी किया, तो पता चला कि ये गवर्नमेंट पॉलिसी थी जो इंडिया को बचा ली, है ना। क्या लिखा हुआ है, दिस वाज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसी इन द टू कंट्री, है ना। दोनों कंट्री में अलग अलग पॉलिसी की वजह से हुआ ऐसा। द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू द फूड स्कार्सिटी इन अ वे दैट द चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट। यानी कि जो फूड स्कार्सिटी का जो इशू था, वो इंडियन गवर्नमेंट ने अच्छे से एड्रेस किया, जबकि चाइनीज गवर्नमेंट ने उसको एड्रेस नहीं किया, क्योंकि चाइना में तो कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट है, वहाँ डेमोक्रेसी है नहीं, वहाँ तो एनार्की है एक तरीके से, नाम का डेमोक्रेसी है बट वहाँ एक तरीके से एनार्की था। तो ये रीजन था कि डेमोक्रेसी की वजह से इंडिया भी बच गया, इस तरीके का बड़ा फेमाइन नहीं आया। ऐसा नहीं है कि इंडिया में फेमाइन नहीं आया, फेमाइन आया है इंडिया के अंदर, बंगाल में आया 1970 के आसपास, 71 में बड़ा फेमाइन आया, लेकिन इस तरीके से लोग नहीं मरे, करोड़ों लोग नहीं मरे। हाँ मरे हैं, लाख में मरे हैं बस, लेकिन करोड़ों लोग नहीं मरे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फेमाइन हैज ever been take place in the independent and a democratic country। यानी कि आज़ादी के बाद से इस तरीके का फेमाइन नहीं आया इंडिया। इफ चाइना टू हैड मल्टी पार्टी इलेक्शन, यहाँ देखिए क्या लिखा है, मल्टी पार्टी इलेक्शन। अगर चाइना भी मल्टी पार्टी अगर इलेक्शन करवाता, वहाँ डेमोक्रेसी होती, अपोजिशन पार्टी होती, वहाँ प्रेस फ्री होता, यानी कि न्यूज़पेपर्स वगैरह पब्लिश करने का राइट होता सबको, तो वहाँ भी इस तरीके की कंडीशन नहीं आती, इतने लोग नहीं मरते, सो मेनी पीपल मे नॉट हैव डाइड इन दैट फेमाइन। तो बस यही एग्जांपल से बताया गया है कि डेमोक्रेसी की वजह से क्या फायदा हुआ, है ना। इस फेमाइन का जो डिस्कशन है यहाँ पे बताया गया, चाइना का एग्जांपल दिया गया, उसके देने का बस एक ही पर्पस है कि आपको दिखाया गया कि एक जगह डेमोक्रेसी थी तो लोग बच गए, और एक जगह डेमोक्रेसी नहीं थी तो 3 करोड़ लोग मारे गए। तो यही फायदा है डेमोक्रेसी का। अब इसमें हम लोग जब नेक्स्ट नीचे आएंगे तो देखेंगे, जो येलो से मार्क किया हुआ है, A democratic government is a better government because it is a more accountable form of government। अब यहाँ पे जो वर्ड है अकाउंटेबल,
अकाउंटेबल क्या है, यानी कि जवाबदेह गवर्नमेंट, यानी कि अगर कुछ भी होता है, सपोज दैट कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है या कुछ ऐसा काम हो रहा है, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, तो उसके लिए कौन अकाउंटेबल है? अकाउंटेबल तो गवर्नमेंट होगी, जाहिर सी बात है, डेमोक्रेसी है तो उसमें तो गवर्नमेंट जवाबदेह होता है। कभी कभी आप जब देखते हैं कि बहुत सारी चीज होती है तो सरकार को लोग बोलते हैं कि ये सरकार करप्ट है, जवाब दो जवाब दो, लोग कहते हैं ना धरना वगैरह में, है ना, मोदी सरकार जवाब दो, या राहुल सरकार, अगर राहुल गवर्नमेंट आएगी तो लोग पूछेंगे राहुल सरकार जवाब दो, सोनिया गांधी जवाब दो, है ना। तो अकाउंटेबिलिटी है हमारे डेमोक्रेसी में, सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, अकाउंटेबिलिटी है हमारे यहाँ, कि हम पूछ सकते हैं, जवाबदेही है। अगर सपोज दैट आप एक लोकल लेवल पे आप अगर वार्ड मतलब मोहल्ले में रह रहे हैं तो वार्ड मेंबर से पूछ सकते हैं ना कि अरे भैया हमारे यहाँ जो रोड बनी है वो रोड कब से खराब है, यहाँ पानी लग रहा है, आप क्यों नहीं इसको बनवा रहे? आप नगर निगम में जाके मेयर से पूछ सकते हैं, मेयर से क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर हमारे यहाँ जो रोड बनना था, नाली बनी थी, वो क्यों नहीं बन रही? तो ये डेमोक्रेसी है जो आपको पूछने का राइट देती है, ठीक है, और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाती है कि जवाब दीजिए, आखिर आपको चुन के लोगों ने भेजा, तो आप फिर इसका जो है प्रॉब्लम रिजॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये अकाउंटेबिलिटी ही है जो डेमोक्रेसी के अंदर हमको मिलता है। तो ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया है ना। बेसिक इसमें फेवर में ये सारा पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और डिसएडवांटेज में मैंने सारा पॉइंट डिस्कस कर दी, ठीक है। उसके बाद जब हम नीचे आएंगे देखेंगे, there is another reason why the democracy should lead to a better decision that any democratic government। अब इसमें डेमोक्रेसी की वजह से एक बेटर डिसीजन ले पाते हैं हम लोग, है ना, हम लोग के पास एक डिसीजन लेने का चॉइस होता है। अब सपोज दैट दो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा है, एक पता है कि एक ना बहुत बड़ा चोर है, बहुत बड़ा गुंडा है, वो ना समाज के लिए बहुत खतरा है, ठीक है, और एक बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान है और लोग नेक इंसान है, हम जानते हैं। तो जाहिर सी बात है हमारे पास एक चॉइस है कि हम एक चोर को इस समाज का नेता चुने या एक अच्छे इंसान को। तो ये डेमोक्रेसी ही है जो हमको राइट देती है चुनने का, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग, दस द डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि हम लोग जो डिसीजन लेते हैं उसमें एक क्वालिटी जो है प्रोवाइड करता है हमको डेमोक्रेसी, है ना। बेसिक पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ रहे हैं? हेलो, Yes, sir. उसके बाद हम लोग फर्दर देखेंगे, यहाँ पे देखिए एक मार्क किया गया है, दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्गुमेंट, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब ये देखिए डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ये तो जमाने से चला आ रहा है हमारे इंडिया के अंदर, कि कोई छोटी जाति है, बड़ी जाति है, और कि ऐसा नहीं है कि किसी एक कास्ट में है या एक इसमें। सोसाइटी के अंदर अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं। तो डेमोक्रेसी क्या है, हम लोगों को जो जो भी डिफरेंस है ना आपस में लोगों का, चाहे वो बेस हो रिलीजन का, किसी भी तरीके का, या फिर मेल है फीमेल है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। डेमोक्रेसी में हम लोगों के पास डिफरेंस का जो के रिलेटेड जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो जाता है ना। उसमें कोई भी ये सोचना नहीं पड़ता है कि हाँ भाई यहाँ अगर कोई डेवलपमेंटल काम हो रहा है तो हमको ये नहीं सोचना है कि ये हिंदू के एरिया में हो रहा है, ये मुस्लिम के एरिया में, क्योंकि डेमोक्रेसी तो सबको बराबर का राइट देती है, ठीक है। यहाँ जब आगे आप लोग देखेंगे, इन यहाँ पे देखिए, इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। हाँ, हो सकता है लोगों का अपना सोचना, ओपिनियन, अलग अलग इंटरेस्ट हो सकता है। these differences are particularly sharp in a country like ours has amazing social diversity। ठीक है, हमारे इंडिया में तो सोशल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है कंट्री में, तो इसलिए these differences are very sharp, यानी कि यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। तो इन सारी डिफरेंसेस को डील करने के लिए डेमोक्रेसी है हमारा, है ना। कोई एक नेता खड़ा होता है तो ये तो नहीं है कि वो एक नेता किसी एक कास्ट का है, किसी एक रिलीजन का है, ऐसा नहीं है। वो नेता पूरे समाज का, ठीक है, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, कोई भी है, सबके लिए है। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी जो है डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करने के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ से सिर्फ 10 मिनट रह जाता है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आज ना इस चैप्टर को मैं कवर करा दूँ, ठीक है। अब बहुत हद तक हो भी गया है, तो इसमें जो बीच बीच में जो लाइंस वगैरह हैं एनसीईआरटी की, उसको आप लोग डीपली पढ़िएगा कवर करके, ठीक है। बाकी जो इम्पोर्टेंट है, जो सिलेबस के हिसाब से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो एक पॉइंट है यहाँ पे, डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। जो सिटीजन की डिग्निटी होती है
यानी उनका एक अपना मान सम्मान जो होता है उसको भी बढ़ाती है, इनहेंस करती है। एज वी डिस्कस्ड अबाउट डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। यहाँ पे क्या है, सबको पॉलिटिकल इक्वलिटी का जो है उसके बेस पर डेमोक्रेसी काम करता है, और इसमें इसके हिसाब से जो है सिटीजन्स को एक डिग्निटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड एट द सेम स्टेटस एज द रिच पीपल एंड एजुकेटेड, यानी कि अगर कोई गरीब है उसको भी बराबर एक ही वोट देने का अधिकार है, जितना कि अगर कोई अमीर है, कोई प्रोफेसर है, या कोई आईएएस है, या कोई भी कितने पैसा ही वाला है। डेमोक्रेसी क्या है, सबको एक तराजू में तौलती है, यानी कि सबको एक वोट देने का अधिकार। ऐसा तो नहीं है कोई गरीब है तो उसको आधा वोट, कोई अमीर है तो उसको 5 वोट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। डेमोक्रेसी सिटीजन्स के डिग्निटी को बनाने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइनली यहाँ पे देखिए, हम लोग देखेंगे कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स, यानी कि हम लोगों ने देखिए पॉजिटिव पॉइंट भी देखा, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखा, नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखा, इसके बेसिक फीचर्स को भी देखा। अब फाइनली हम लोग चैप्टर के समरी पे आ रहे हैं, ठीक है, कि आखिर इसका समरी हम लोग क्या निकालें। तो इसके समरी में क्या है कि डेमोक्रेसी is better than the other form of government because it allows us to correct its own mistake, यानी कि इसमें क्या होता है, एक सहूलत ये है कि अगर कोई मिस्टेक हुई है ना उसको भी हम लोग सुधार सकते हैं, ठीक है, और उसको बेटर से बेटर बना सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ गलत हो रही है तो उसको सुधारने का हमारे पास मौका होता है, उस चीज़ को हम कंटिन्यूस बेस पे हम सही कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका एक बेसिक फीचर जो है डेमोक्रेसी का यहाँ पे ये दिखाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा एक पॉइंट है, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का, ये डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे जो एक कार्टून वगैरह दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, इस कार्टून के पिक्चर से आप लोग इस चीज़ को क्लियर लाइक देखिए, डेमोक्रेसी की वजह से क्या होता है, यहाँ पे देखिए पॉइंट, यूनिटी, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, इक्वलिटी, ये सारी चीज़ें जो है डेमोक्रेसी के बेसिक फीचर में है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगा। जब तक डेमोक्रेसी नहीं होगा ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी, है ना। यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे पॉलिटिशियन बैठा हुआ है एक कुर्सी पे, उसके हाथ में झंडा है, यहाँ से वो डील कर रहा है। वहाँ पे पॉइंट देखिए अलग अलग क्या क्या है, ट्रेड है, ट्रेड, फॉरेन कोलैबोरेशन, एक्सपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें कब होगी, जब डेमोक्रेसी आएगी हमारे अंदर, और जब एक प्रॉपरली तरीके से जो है हम लोग, यानी कि यहाँ के सिटीजन्स भी उस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। क्योंकि इंडिया क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पे अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। और इन लोगों के बेटरमेंट के लिए डेमोक्रेसी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई एक माइंड सेट लेके अगर कोई एनार्कियल बेस पे कोई गवर्नमेंट बन जाए तो जाहिर सी बात है, अगर कोई एक माइंड सेट लेके चले कि हाँ हमको इसको ही फेवर करना है, इसी रिलीजन को, तो ये मुल्क का चलना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए डेमोक्रेसी का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एज ए समरी आप लोग इस बात को समझिए कि डेमोक्रेसी का होना क्यों ज़रूरी है हमारे इंडिया में। इतने तरीके के लोग रहते हैं, 22 से 23 तरीके की जो है यहाँ पे जो है शेड्यूल 6 के अंदर लैंग्वेजेस हैं, और न जाने लोकल बेस पे कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, कितने सारे सेक्ट हैं, कितने सारे रिलीजन हैं, अलग अलग तरीके की बोली है हमारे यहाँ, हर 10 किलोमीटर की ज़बान चेंज होती है। तो इन सारी चीज़ों को कैसे डील करेंगे हम लोग, जब तक कि एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे। तो वो प्लेटफॉर्म क्या है, एक डेमोक्रेसी का प्लेटफॉर्म है, जो डेमोक्रेसी प्रोवाइड करता है हम लोगों को, सब हम लोगों को एक रोप में बांध के रखता है, ठीक है। यूनिटी प्रोवाइड करता है, सेकुलरिज्म, इक्वलिटी, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। डेमोक्रेसी की वजह से भी यही एक गरीब आदमी को भी उतना ही अधिकार है जितना कि एक अमीर आदमी को, ठीक है। उतना ही फंडामेंटल राइट जो है गरीब को मिलता है जितना कि अमीर को मिल रहा है। तो ये डेमोक्रेसी ही है जो ये सारी चीज़ें हम लोगों को प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे देखिए टीवी भी है, टीवी दिखा रहा है ना यहाँ इसमें, इसका मतलब क्या है, प्रेस, न्यूज़, मीडिया, ये सारी चीज़ें जो है डेमोक्रेसी के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अपोजिशन पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी कोई बिल ला रही है, कोई काम कर रही है, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए हमारे पॉलिटिशियन है, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए पब्लिक के पास राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है उसको प्रोटेस्ट करने का। जैसा कि आपको एग्जांपल में भी बताया कि सीए, एनआरसी, बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्रीवियस टाइम्स में आए हैं जिस पर जो है पब्लिक का बहुत ही कड़ा रिएक्शन रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों का ये चैप्टर एक तरीके से बिल्कुल खत्म हो चुका है, ठीक है। बाकी इसमें जो कुछ एक्टिविटी बेस्ड, जैसे ये एक्टिविटी वगैरह है, ये एक्टिविटी वगैरह आप लोग खुद से कीजिएगा। और यहाँ पे जो एक्सरसाइज है, इन क्वेश्चन को जो मैंने पढ़ाया है, बेसिक पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर कराए हैं, उस बेस पे आप लोग खुद से कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में
मैं इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। आप लोग इन सारे पॉइंट्स को आप लोग खुद से कीजिएगा, इन सारे क्वेश्चन को पहले खुद से कोशिश कीजिएगा करने का और खुद से मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि करंट में क्या चल रहा है, हमारे आसपास क्या है। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। और यहाँ बेसिक एनसीईआरटी में भी देखिए लिखा हुआ है कि मोस्ट न्यूज़पेपर्स हैव एन एडिटोरियल पेज। आप लोग एडिटोरियल पेज उसमें ज़रूर पढ़ा कीजिए, बीच वाले पेज पे। नॉर्मली हम लोग हेडिंग वाला पेज पढ़ लेते हैं, या स्पोर्ट्स का या सिनेमा का, लेकिन उसमें जो काम का पेज होता है एडिटोरियल पेज, वो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। वो पढ़ लीजिए आप लोग। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके, और थोड़ा करंट न्यूज़ पे जो है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करें तो उसमें तो करंट का क्वेश्चन होगा ही होगा आगे चल के। आप लोग अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइएगा तो उन सारी चीज़ों को अभी से ही अपने माइंड में रखिए, उस चीज़ों के लिए अभी से ही प्रिपेयर कीजिए, ताकि आगे चल के दिक्कत नहीं आए, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप लोग? हेलो हेलो, आ रही है मेरी आवाज़? हेलो। तो आप लोग, चलिए ऑडियो क्लियर नहीं है, आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को करके लाएंगे, ठीक है। और बाकी ये चैप्टर तो खत्म हो चुका है। एक बार फिर से आप लोग पूरे चैप्टर को फुल थॉरली जो है उसको स्टडी कर लीजिएगा अच्छे से, है ना। और जो है उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को जैसा होगा नेक्स्ट क्लास के लिए जो है नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे